हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपन पढ़ने वाले हैं। वन शॉट लेक्चर होने वाला है। अगली 30 से 35 मिनट के अंदर चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। तो सबसे पहले समझो वृद्धि क्या होती है। ग्रोथ जो है वो होती क्या है, वृद्धि को ग्रोथ बोलते हैं इंग्लिश में। तो ग्रोथ जो है वो होती क्या है, पहले तो ये समझो भैया। परमानेंट बढ़त, ठीक है। परमानेंट बढ़त होगी मतलब उसको वापस उसको कम नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता। वो वृद्धि क्या होती है, वृद्धि क्या होती है, एक बार हो गई तो हो गई, उसको बाद में उसको वापस कम नहीं किया जा सकता। अब किसी की हाइट बढ़ गई तो बढ़ गई तो बढ़ गई, उसको वापस छोटा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो बस वही वृद्धि है। तो परमानेंट बढ़त होगी, ठीक है। किसके अंदर? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ठीक है, इनकी साइज में, ठीक है। सेल की साइज में बढ़ोतरी हो गई, टिश्यू की साइज में, ऑर्गन की साइज में, इनकी बढ़ोतरी हो गई ना, वो परमानेंट होती है, स्थायी होती है, वो वापस नहीं हो सकती, मतलब वो पीछे नहीं आ सकती वो। तो ये क्या है? इरिवर्सिबल है। क्या है? इरिवर्सिबल है, मतलब अपरिवर्तनीय है। ये मैंने आपको बता दी कि अपरिवर्तनीय है, ठीक है जी। ये होता किससे ये उपापचयी क्रियाओं से, ठीक है। जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं उनसे ये होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर कौन सा आ गया? उपचय और अपचय, ठीक है। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों जो प्रोसेस है मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर, वो दोनों उनकी दोनों की मदद से ग्रोथ जो है वो होती है, क्योंकि वही से क्या है, एनर्जी वगैरह वही तो बनाती है। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस होंगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेंगी, तभी तो एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तभी तो क्या होगी? ग्रोथ होगी, ठीक है जी। तो ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों प्रोसेस इसमें हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर आती है ये ग्रोथ इन प्लांट्स। अब अपन को तो किससे मतलब? प्लांट से मतलब है, तो ग्रोथ इन प्लांट्स की बात करेंगे। प्लांट्स के अंदर वृद्धि की बात करेंगे, कैसे होगी। तो प्लांट्स के अंदर क्या होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। जीवन भर उनके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है जी। उनके अंदर ग्रोथ चलती ही रहती है, ठीक है। वृद्धि का ये खुला स्वरूप है, ठीक है। ये मतलब अनलिमिटेड वृद्धि हो रही है, जीवन भर हो रही है, इसको क्या कहते हैं कि ये वृद्धि का खुला स्वरूप है, ठीक है। ओपन टाइप ग्रोथ है ये, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, इसका कारण क्या भैया? अनलिमिटेड ग्रोथ होने का कारण क्या है? कारण भी बता रखा है कि भैया इनके अंदर क्या होता है? मेरिस्टम होते हैं। कुछ खास जगहों पर क्या होते हैं? मेरिस्टम होते हैं। और मेरिस्टम क्या होता है? आप सबको पता है कि उनके अंदर कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, विभाजन करने की। उनके अंदर क्या होती है? क्या होती है? कैपेसिटी होती है। उनके अंदर एक एबिलिटी होती है, योग्यता उनके अंदर होती है। तो ये मेरिस्टम की बात है। मेरिस्टम ही एक कारण है जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ देखी जाती है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे। दो टाइप की ग्रोथ है, एक प्राइमरी ग्रोथ होती है, एक सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। एक प्राथमिक वृद्धि और दूसरी द्वितीयक वृद्धि, ठीक है। एक एक की बात कर लेंगे। जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो कहां होती है? रूट एपिकल मेरिस्टम। अब रूट एपिकल मेरिस्टम कौन सा होता है? मैं आपको बता दूं कि भैया जो ये रूट है आपकी, ये क्या है? आपकी रूट है, और रूट के जो निचला भाग है ना, जो निचला भाग है, ठीक है, ठीक है, जो निचला भाग होगा उस पर क्या होगी? उसके अंदर क्या होंगे? एपिकल मेरिस्टम होंगे। उसके अंदर क्या होंगे? एपिकल मेरिस्टम होंगे। और उसकी वजह से जो आपकी रूट है वो नीचे जाती जाएगी, क्योंकि वो डिवाइड करता रह रहा है, ठीक है। क्योंकि रूट की जितनी भी ग्रोथ होगी ना, वो किसकी वजह से हो रही है? रूट एपिकल मेरिस्टम की वजह से। फिर बात करें शूट एपिकल मेरिस्टम, ये भी प्राइमरी ग्रोथ के अंदर आता है। शूट एपिकल मेरिस्टम क्या है कि भैया जमीन से ऊपर पहले क्या है? पौधा इतना सा था, फिर वो इतना बड़ा हो गया। किसकी वजह से हो रहा है? शूट एपिकल मेरिस्टम की वजह से हो रहा है। उसकी हाइट किसकी वजह से बढ़ रही है? शूट एपिकल मेरिस्टम की। मान लो ये क्या आपका पौधा है, ये क्या है? आपका पौधा है, और ऊपर से यहां पर जो है ना सेल्स होंगी, वो कौन सी होंगी? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी। कौन सी सेल होंगी? मेरिस्टेमेटिक सेल होंगी। और वो क्या करेंगी? कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगी, लगातार वो विभाजन करेंगी, तो क्या होगी? उनकी जो है हाइट, प्लांट की जो हाइट है वो बढ़ती रहेगी। तीसरा क्या है इसमें? प्लांट इलोंगेशन। जो प्राइमरी ग्रोथ है इसके अंदर क्या जाता है? प्लांट का इलोंगेशन मैंने आपको बताया पहले ही, दीर्घीकरण जो होता है, ठीक है। प्लांट के जो इलोंगेशन है, यहाँ पर जो नई सेल्स बन रही हैं उनका इलोंगेशन करना, मतलब जो सेल्स है उनको मैच्योरेशन की तरफ लेके जाने का काम भी होता है। अब बात करें सेकेंडरी ग्रोथ की। सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। द्वितीयक जो वृद्धि, इसके अंदर क्या क्या आता है? लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। अपन ने बात कर ली कि नीचे हाइट किससे बढ़ेगी? प्राइमरी ग्रोथ के अंदर रूट एपिकल मेरिस्टम से, जमीन के नीचे हाइट बढ़ रही थी प्लांट की, और ऊपर किससे? शूट एपिकल मेरिस्टम से बढ़ रही थी, ठीक है। अब प्लांट ऐसे थोड़ा ना नीचे बढ़ता है ऊपर बढ़ता है, ऐसे थोड़ा ना होता है। ऐसे मतलब एक लकड़ी से थोड़ा खड़ी रहती है, साइड में भी तो फैलता है, प्लांट साइड में फैलेगा, तो वो किसकी वजह से? लेटरल मेरिस्टम की वजह से। किसकी वजह से? लेटरल मेरिस्टम की वजह से। जो प्लांट है वो साइड में फैलता है, ठीक है, साइड में फैलता है। इसके अंदर कौन कौन आ गया? लेटरल मेरिस्टम के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम जो है वो इसके अंदर आता है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या होता है वेस्कुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम? क्या होते हैं वो अपन पढ़ेंगे 6th चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं।
ये इसके अंदर गिर्द विड्थ, जो प्लांट है उसकी जो तना है उसकी जो मोटाई जो बढ़ती है ना, प्लांट की जो तना है उसकी जो मोटाई बढ़ती है ना, वो किसकी वजह से बढ़ती है, वो किसके अंदर आती है, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आती है। एग्जांपल की बात करें तो डाइकोट और जिम्नोस्पर्म, जो डाइकोट और जिम्नोस्पर्म है इनके अंदर जो प्लांट है उसकी जो मोटाई है वो देखी जाती है, तो वो इनके अंदर लेटरल मेरिस्टम जो है उनके अंदर ज्यादा एक्टिव होता है। फिर बात करें ग्रोथ एट सेलुलर लेवल, कोशिकीय स्तर पर वृद्धि की बात कर लेते हैं। तो कोशिका के लेवल पर जो वृद्धि है वो कैसे होती है वो देख लो भैया। इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट के अंदर इंक्रीज, ठीक है। जो प्रोटोप्लाज्म है, जो आपका जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य जो है उसके अंदर उसकी मात्रा के अंदर कितना इंक्रीज हो रहा है, कितनी उसकी बढ़त हो रही है, उसके हिसाब से अपन देख लेंगे क्या कि भैया एक कोशिका के अंदर कितनी वृद्धि हो रही है। एक कोशिका है उसके अंदर जीव द्रव्य जो है, प्रोटोप्लाज्म जो है उसकी कितनी वृद्धि हो रही है, उसका वो कितना बढ़ रहा है, उसकी मात्रा कितनी बढ़ रही है, अगर उसको अपन क्या कर लेंगे उसके हिसाब से अपन बता देंगे कि भैया इस कोशिका की इतनी वृद्धि हो रही है। अब इसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं भैया, ग्रोथ का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए इसको मापने के लिए कुछ तरीके हैं वो देख लो। क्या है, पहला क्या, फ्रेश वेट लेकर अपन देख सकते, इसको माप सकते हैं। दूसरा क्या, ड्राई वेट लेकर। तीसरा क्या, लेंथ कितनी बढ़ रही है, ठीक है, एरिया कितना बढ़ रहा है, उसका क्षेत्र कितना बढ़ रहा है, वॉल्यूम की बात कर लेंगे, और सेल नंबर कितने बढ़ रहे हैं वो सारे अपन क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। उस हिसाब से अपन ग्रोथ को है मेजर कर सकते हैं। अब कुछ एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। मेज रूट जो रूट है, मेज की जो रूट है ना, मेज की रूट के अंदर 17,500 न्यू सेल्स पर आवर, ठीक है, एक घंटे के अंदर 17,500 नई सेल्स उसके अंदर बनती रहती हैं, किसके अंदर, मेज रूट के अंदर। फिर क्या है, वाटरमेलन के अंदर क्या है, 3,50,000 टाइम्स इंक्रीज इन सेल साइज। सेल की जो वॉल्यूम है ना, जो सेल की जो वॉल्यूम है उसकी जो सेल की जो साइज है वो बढ़ जाती है, कितने टाइम्स, 3,50,000 3,50,000 टाइम्स क्या है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है जी। पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, इंक्रीज इन लेंथ, पोलन ट्यूब की लेंथ इंक्रीज होगी तो वो क्या है, पोलन ट्यूब की जो वृद्धि है उसको मापने का ये तरीका है। तो ये 3 एग्जांपल दे रखे हैं, ये आपको दोस्त पता होना चाहिए। यहां पर क्या हो रहा है, मेज रूट के अंदर क्या हो रहा है, यहां पर सेल का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। यहां पर जो अपन कैसे ग्रोथ जो कैसी हो रही है, यहां पर सेल का नंबर बढ़ रहा था, और वाटरमेलन के अंदर क्या हो रहा है, यहां पर सेल का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है जी। फिर बात करेंगे फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के फेजेस है, कुछ वृद्धि के जो चरण है उनकी बात कर लेंगे। अपन को आप सबको बताया, अपन 5th चैप्टर के अंदर पढ़ के भी आए हैं, मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन और मैच्योरेशन। सबसे पहले क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक आएगा, मेरिस्टेमेटिक के अंदर नई नई सेल्स डिवाइड करेंगी, नई सेल्स होंगी, उसके बाद वो कहां जाएंगी, एलोंगेशन के अंदर जाएंगे, दीर्घीकरण के अंदर जाएंगे। वहां पर क्या होगा, वहां पर जो सेल्स है उनको थोड़ा सा मैच्योर किया जाएगा, उसके बाद में वो मैच्योरेशन के अंदर जाएगी, वहां पर वो एकदम से मैच्योर हो जाएंगी, परिपक्व हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा उनको बड़ा कर दिया जाता है, जो सेल्स है उनको, जो नई नई सेल्स बनी उनको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है एलोंगेशन के अंदर, दीर्घीकरण के अंदर। एक एक को देख लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक के अंदर क्या होगा, डिवाइडिंग सेल्स होंगी, सब मैंने आपको बता दिया कि मेरिस्टेमेटिक क्या होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। कहां होती है, रूट और शूट अपेक्स, ये भी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं अपन कि भैया जो जड़ है उसके निचले भाग के अंदर, और शूट जो ऊपर जमीन से ऊपर आपको जो दिख रहा, तना दिख रहा है आपको, उसके ऊपर के भाग के अंदर क्या होता है, आपका जो मेरिस्टेम होता है, और वहां पर नई नई सेल्स बनती रहती हैं, ठीक है। सेल वॉल इनकी देखो, मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स है इनकी जो सेल वॉल्स है वो कैसी होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है। अब आप सबको पता है सेकेंडरी आ जाएगी तो डिवाइड करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो क्या करती है, विभाजन करती है। अगर उनके अंदर उनकी जो सेल्स है और उनके अंदर सेल वॉल कैसी हो जाए, सेकेंडरी हो जाए, मतलब हार्ड हो जाए, तो क्या होगी, वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, दिक्कत आएगी डिवाइड करने के अंदर। तो इसलिए यहां पर क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है, इसलिए प्राइमरी सेल वॉल है ताकि डिवाइड करने में आसानी रहे। और क्या, रिच इन प्रोटोप्लाज्म, रिच होती है प्रोटोप्लाज्म के अंदर। अब बार बार डिवाइड करती है तो इनके अंदर क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, खाना चाहिए, तो खाना का प्रोटोप्लाज्म, तो रिच इन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है ताकि एनर्जी प्रॉपर सबको मिलती रहे। लार्ज न्यूक्लियाई होता है इनके अंदर, उनके अंदर क्या होता है, लार्ज न्यूक्लियाई। अब डिवाइड का काम है, इनका काम बहुत भारी भरकम है, इसलिए क्या करती हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन भी इनके अंदर ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनको एक सेल से दूसरी सेल के बीच में कनेक्शन बना के रखना होता है। अब बात करें एलोंगेशन की, एलोंगेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि सेल थोड़ी सी बड़ी होती है, यहां पर सेल एनलार्जमेंट का इनका काम है। मोर वैक्यूल, यहां पर क्या है, ज्यादा वैक्यूल होते हैं, वैक्यूल है वो यहां पर ज्यादा होते हैं। सेल वॉल डिपोजिशन होने लगता है, जो सेल यहां पर प्राइमरी थी अब यहां पर सेल वॉल क्या होने लगा, डिपोजिशन होने लगा। अब फिर जाएंगे अपन मैच्योरेशन के अंदर, ऐसे चलता है, पहले मेरिस्टेमेटिक, उसके बाद में एलोंगेशन, उसके बाद मैच्योरेशन, ठीक है। तो एक के बाद में एक स्टेप आती है, ठीक है। ये पहले ये स्टेप आती है, उसके बाद में ये, इसके बाद में ये। तो मैं इसके अंदर मैच्योरेशन के अंदर क्या होता है, सेल जो है वो मैक्सिमम साइज की हो जाती है। मैच्योरेशन के अंदर सेल जो है वो एकदम से परिपक्व हो जाती है, और वो क्या है, मैक्सिमम साइज जो है वो उसकी हो जाती है, ठीक है। सेल वॉल यहां पर कैसे हो जाती है, थिक हो जाती है। देखो यहां पर क्या थी, प्राइमरी थी, यहां पर वो डिपोजिशन होने लगा, और डिपोजिशन इतना हो जाता है कि वो सेल वॉल कैसे हो जाती है,
थिक सेल वॉल हो जाती है। प्रोटोप्लाज्म इनके अंदर क्या है, मॉडिफिकेशन करने लग जाता है। कैसे करने लग जाता है, क्योंकि अब ये सेल जो है वो मैच्योर हो गई है, सेल जो है वो बड़ी हो गई है, तो अब इसको एक इसका फंक्शन दे दिया जाएगा कि भैया तेरे को ये काम करना पड़ेगा। इसको एक काम दे दिया जाएगा इस सेल को। अब वो बड़ी हो गई, बच्ची नहीं रही है वो सेल, अब वो सेल बड़ी हो गई, तो उसको काम दे दिया जाएगा कि तेरे को ये फलाना काम करना है। तो वो काम करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, खुद को मॉडिफाई करना पड़ेगा। खुद को मॉडिफाई करना पड़ेगा तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या हो गया, मॉडिफाई हो जाएगा उस काम को करने के लिए। चलो जी आगे बात करेंगे, ग्रोथ रेट की बात करेंगे, वृद्धि दर की अपन बात करेंगे। तो वृद्धि दर के अंदर एक होती है भैया अर्थमेटिक ग्रोथ और एक होती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। इसको बोलते हैं अंकगणितीय वृद्धि और इसको बोलते हैं आपकी ज्यामितिक वृद्धि। ठीक है जी, क्या होती है वो देख लो। देखो ये अर्थमेटिक ग्रोथ है ना, इसके अंदर आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा कि एक सेल डिवाइड कर रही है और दूसरी बाकी जो नई सेल्स बन रही हैं वो क्या हो रही हैं, वो हो रही हैं मतलब वो एकदम से वो डिवाइड नहीं करती, वो परमानेंट वैसी की वैसी रह रही हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो ये देखो यहाँ पर डिवाइड हुई, यहाँ पर ये नई सेल बनी, यहाँ पर देखो ये सेल डिवाइड कर रही है, ये वाली ऐसी की ऐसी रह गई, यहाँ पर ये एक सेल डिवाइड कर रही है बाकी ऐसी कैसी रह गई, एक सेल डिवाइड कर रही है बाकी सब ऐसी कैसी रह गई। ठीक है, लेकिन ज्योमेट्रिक जो ग्रोथ है इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर देखो ये सेल डिवाइड करेगी, दो के अंदर डिवाइड हुई, ये दोनों भी आपस में फिर डिवाइड करेंगी, ये फिर आपस में ऐसे डिवाइड करेंगी, ऐसे ऐसे बढ़ती जाती हैं सेल्स। ठीक है, अब देखो इनका ग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा आता है, एकदम से सीधा। ठीक है, एकदम से सीधा आपको ग्राफ वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहां पर क्या है, सिग्मोइड कर्व आपको देखने के लिए मिलता है, इस शेप का कर्व आपको देखने के लिए मिलता है। एक्सपोनेंशियल फेज, या देखो यहां पर क्या है, यहां पर शुरू में क्या आता है, लैग फेज आता है, शुरू में क्या आता है, लेग फेज आता है, उसके बाद में एकदम से देखो यहां पर क्या है, सेल्स देखो एकदम से बढ़ने लगी, एकदम से सेल्स वो बढ़ने लग गई, तो एकदम से सेल बढ़ेगी और बढ़ेगी। एक टाइम के बाद में क्या आ जाएगा, एक टाइम के बाद में क्या आ जाएगा, खाने पीने का मटेरियल जो है वो रिसोर्सेज जो है वो कम हो जाएंगे, इनका जो रिसोर्सेज है वो कम हो जाएंगे, तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो ये फेज कैसा आ जाएगा, स्टेशनरी फेज आने लग जाएगा, उसके बाद में स्टेशनरी फेज आ जाएगा। अब यहां देख रखा आपके एनसीईआरटी में कि भैया यहां पर देखो जाइगोट पहले डिवाइड करता है, जाइगोट जो है आप जाइगोट सब जानते हो क्या होता है, जाइगोट जो डिवाइड करता है उसके अंदर पहले क्या होती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ऐसी वाली ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। हर सेल जो है वो डिवाइड करती है। जाइगोट जब बनता है उसके अंदर जब डिवीजन होता है उस टाइम पर हर सेल है ना, जाइगोट की हर सेल जो है वो डिवाइड करती है। यहां पर जो सेल बनी, दो सेल बनी, ये दोनों आपस में फिर डिवाइड करेंगे, दोनों सेल डिवाइड करेंगे। यहां पर चार बनी, वो चारों सेल डिवाइड करेंगे। लेकिन कुछ देर के बाद में, कुछ ही देर के बाद में क्या होने लग जाती है, उसमें अर्थमेटिक ग्रोथ होने लग जाती है। ठीक है, पहले क्या हुई, शुरुआत में क्या हुई, क्या ज्योमेट्रिक ग्रोथ हुई, उसके बाद में यहां से अर्थमेटिक ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई। तो अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होती है, ऐसी होती है। फिर आपके इनसाइड में देखा है एब्सोल्यूट ग्रोथ, एक होती है रिलेटिव ग्रोथ। ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है, एब्सोल्यूट ग्रोथ होती है परम वृद्धि, और जो रिलेटिव ग्रोथ है वो क्या है, सापेक्ष वृद्धि। ठीक है, इसके अंदर है क्या, इसको ध्यान से समझो, यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं कर पाओगे। देखो ध्यान से सुन लेना। एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, एक टाइम के अंदर टोटल ग्रोथ कितनी हुई। एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होती है कि भैया एक टाइम के अंदर टोटल कितनी ग्रोथ हुई, वो क्या होती है, एब्सोल्यूट ग्रोथ होती है। रिलेटिव ग्रोथ क्या होती है कि रेट ऑफ ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल साइज जो पहले साइज थी, किसी चीज की पहले साइज थी, उसके रेस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष में, ठीक है, उसके सापेक्ष में कितनी वृद्धि हुई है, नई वृद्धि। अब एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है, ये दो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखे हैं, इसको ध्यान से देखना, ये वाला जो डायग्राम है ना, इसके अंदर पहले कितनी सेंटीमीटर, जो लीफ थी, ये पत्ती जो है कितनी सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की है। अब इसके अंदर ग्रोथ हुई और ये कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की होगी। टोटल इसकी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की ये हो गई। तो टोटल कितनी बढ़ी है, पहले 5 थी, अब कितनी होगी, 10 होगी। तो बढ़ोतरी कितनी की हुई, 5 की बढ़ोतरी हो गई ना, तो 5 की क्या हुई, नई बढ़ोतरी हुई। तो यहां पर क्या पूछा है कि भैया टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, एक टाइम के अंदर टोटल ग्रोथ कितनी हुई है, तो वो आपकी हुई है 5 सेंटीमीटर। कितनी हुई है, 5 सेंटीमीटर। अब आपको पूछ ले कि भैया रिलेटिव ग्रोथ कितनी हुई है, किसके कंपेयर में करना है अपन को, कि पहले इसकी 5 थी, अब कितनी हो गई, अब इसकी कितनी होगी, 10 होगी। तो टोटल की पहले कितनी इसकी थी, इसकी 5 थी। ठीक है, अब कितनी बढ़ गई, 5 बढ़ गई। तो देखो इसको निकालने के तरीका, जो फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं, वो क्या है, नई जो बन रही है, ठीक है, उसको भाग कर देंगे जो पहले थी। ठीक है, नई जो बनी है उसको, उसका भाग कर देंगे किससे, जो पहले थी अपने पास। ठीक है, तो 5/5 और गुणा 100 कर दो भैया। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, यहां से ये 5 से 5 कट गया, 100% ग्रोथ हुई है। यहां पर क्या है, इस वाले के अंदर क्या है, पहले वाले के अंदर क्या है, रिलेटिव ग्रोथ कितनी हुई है, 100% रिलेटिव ग्रोथ देखी गई है। ठीक है, अब देखते हैं इस डायग्राम के अंदर ध्यान से देखना, इसके अंदर ध्यान से देखना। ये पहले जब पत्ती थी कितने सेंटीमीटर की थी, 50 सेंटीमीटर की थी। कितने सेंटीमीटर की थी, 50 सेंटीमीटर की। लेकिन अब कितने की हो गई है, 55 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है,
पहले 50 सेंटीमीटर की ये पत्ती थी, अब कितने की होगी? 55 सेंटीमीटर की। अब मैं पूछूं आपको कि भैया इसके अंदर एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई है? 5 सेंटीमीटर की, क्योंकि नई कितनी बड़ी है? 5 सेंटीमीटर ही बड़ा है। लेकिन अब आपको पूछिए रिलेटिव ग्रोथ कितनी हुई है? रिलेटिव ग्रोथ आपको कैसे बतानी है कि भैया नई तो 5 बड़ी है, नई तो 5 बड़ी है, लेकिन अपन को किसके कंपेयर में बताना है? किसके कंपेयर में? पहले 50 थी, अब नई 5 बड़ी है, तो कितने परसेंट ग्रोथ हुई है तो वो देख लो। तो नई कितनी है? 5 है, ठीक है। बट्टा किससे कर देंगे अपन? किसका भाग दे दें? 50, ठीक है जी। अब गुणा कर दो 100, गुणा कर दो 100, तो इसको इससे काट दो, ठीक है। कितना आएगा? यहां से कितना आ जाएगा वो आप, एक मिनट, 5/50 और गुणा 100, ठीक है। यहां से 0 से 0 काट दिया, यहां से 5 1 कर दिया, और 10% आपकी ग्रोथ आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 10% ग्रोथ आ जाएगी। तो आपको करना क्या है? करना क्या है? जो नई ग्रोथ आ रही है ना, नई ग्रोथ आ रही है, उसको ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो जो पहले से ग्रोथ थी, इनिशियल ग्रोथ हो, नीचे लिख दो और गुणा कर दो, गुणा कर दो इसको 100 से, ठीक है। आपका आंसर आपको मिल जाएगा रिलेटिव ग्रोथ का, ठीक है। रिलेटिव ग्रोथ का आपको नया एग्जाम, आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हो। फिर बात करें किसके? डिफरेंशिएशन की। एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है डी डिफरेंशिएशन, एक होता है रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। हिंदी में विभेदन, ठीक है, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन, ठीक है। क्या होते हैं? पहले क्या होगा? कोई भी कोशिका है, कोई भी कोशिका है, पहले वो क्या थी? डिवाइड कर रही थी, ठीक है। कैसे क्या कर रही थी? मेरिस्टेमेटिक सेल थी, वो नई सेल बनी, डिवाइड कर रही थी, नई सेल बनी। अब वो क्या हो जाएगी? मैच्योर होगी। मैच्योर होगी तो उसके अंदर क्या होगा? उसको एक काम दे दिया जाएगा कि तेरे को फलाना काम करना है, अपन बात पहले कर चुके हैं। अब उसको नया काम मिल गया, अब वो क्या करेगी? परमानेंट हो जाएगी। अब वो क्या नहीं करेगी? डिवाइड नहीं कर सकती है, वो डिवाइड नहीं कर सकती है, वो बड़ी होगी, अब वो डिवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। डिवाइड नहीं कर सकती है, वो काम करना पड़ेगा उसको। तो काम करना पड़ेगा, तो उसी को क्या बोल दिया अपन ने? विभेदन बोल दिया। क्या बोल दिया? विभेदन, डिफरेंशिएशन। यहां पर सेल क्या हो जाएगी? मैच्योर हो जाएगी और एक परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, एक कार्य अपना पकड़ लेगी कि हाँ मेरे को यह काम करना है। अब वो बड़ी होगी तो उसको जॉब करनी पड़ेगी, तो एक जॉब उसने पकड़ ली, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। अब बड़े कोई इंसान बड़ा हो जाता है तो उस पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। जो पहले उस बचपन में जो स्ट्रक्चर था वैसा नहीं रहता, जब बड़े हो जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? ट्रेकियरी एलिमेंट्स का एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान में रखना है कि भैया विभेदन के अंदर एग्जाम्पल क्या? ट्रेकियरी एलिमेंट्स, जो आपके जाइलम फ्लोएम वो सारे क्या जाएंगे इसके अंदर? ट्रेकिड वेसल वाले, ठीक है। ट्रेकिड वेसल इसके अंदर आ जाएंगे। अब बात करें डिफरेंशिएशन की। डी डिफरेंशिएशन, पहले अपन ने पढ़ लिया डिफरेंशिएशन, विभेदन पढ़ लिया। अब बात करेंगे डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या लगा दिया? डी लगा दिया। मतलब क्या होगा? मतलब क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, निर्विभेदन। निर्विभेदन, ठीक है जी। क्या होता है इसके अंदर? अगेन गेट एबिलिटी टू डिवाइड। मैंने आपको कहा कि भैया जो मेरिस्टेमेटिक सेल थी, जो छोटी छोटी सेल थी, वो बड़ी हो गई, वो बड़ी हो गई और अब क्या करने लग गई? वो मैच्योर हो गई। अब वो डिवाइड नहीं करेंगे, अब वो डिवाइड नहीं करेंगे। अब क्या होगा? कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, वो क्या करेंगी? वो क्या करेंगी? बड़ी से वापस छोटी हो जाती हैं। क्या करेंगी? वो वापस डिवाइड करने लग जाती हैं। देखो यहां पर जाए, वो सेल मैच्योर हो गई थी और वो अब डिवाइड नहीं कर सकती थी, लेकिन क्या हुआ? कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनके अंदर वापस क्या हो जाए? कौन सी योग्यता आ जाती है? उनके अंदर एबिलिटी आ जाती है, किसकी? डिवाइड करने की, वापस डिवाइड करने की उनके अंदर एबिलिटी आ जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं? निर्विभेदन बोलते हैं। वापस ध्यान से सुनो कि भैया मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, वो डिवाइड कर रही थी, वो बड़ी हुई तो उनके अंदर वो डिवाइड करने की जो क्षमता थी वो चली गई। उनको क्या, उसको क्या कह दिया अपन ने? विभेदन कह दिया। उसको क्या कह दिया अपन ने? विभेदन कह दिया। वो एक काम पकड़ लिया उन्होंने। अब कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये पावर आ जाती है कि वो वापस है ना, विभेदन तो कर लिया उन्होंने, विभेदन तो कर लिया, वो बड़ी भी हो गई, लेकिन अब उनके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि वो वापस क्या है? डिवाइड करने लग जाते हैं। उनके अंदर वापस वो योग्यता आ सकती है, पहले वाली, बचपन वाली, कि वो वापस क्या कर सकती हैं? डिवाइड कर सकती हैं। तो उसे क्या कहते हैं? निर्विभेदन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इंटरफेस्क्यूलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम का एग्जाम्पल है, ठीक है। फुली डिफरेंशिएट टू पेरेन्काइमा, ये वापस डी डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसके अंदर? पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर। ये पेरेन्काइमा सेल्स क्या है? 6th चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे। अब बात करेंगे पुनर्विभेदन, ठीक है। यहां से देखो, पहले क्या विभेदन हुआ, उसके बाद में विभेदन का क्या हो गया? निर्विभेदन हो गया, मतलब विभेदन को कैंसिल कर दिया। अब वापस क्या? पुनर्विभेदन, मतलब ये जो निर्विभेदन हुआ है, जिनके अंदर निर्विभेदन हुआ है, वो वापस क्या हो जाएंगे? विभेदन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। उसे क्या कहा अपन ने? पुनर्विभेदन कहा गया है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन कहा जाता है। इसके अंदर क्या है? अगेन डिफरेंशिएट, वापस सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाती है, वापस सेल जो है वो बड़ी हो जाती है, और वापस उनके अंदर कौन सी एबिलिटी चली जाती है? कौन सी एबिलिटी? जो डिवाइड करने की एबिलिटी यहां पर आ गई थी उनके अंदर, कुछ कोशिकाओं के अंदर,
वो चली जाएगी और वो डिफरेंशिएट हो जाएंगी। एग्जांपल क्या है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम इसका एग्जांपल है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं प्लास्टिसिटी की। तो प्लास्टिसिटी होती क्या है कि मतलब कोई भी इन्वायरमेंट है, मतलब कोई एक्वेटिक के अंदर रहता है कोई प्लांट और कोई रहता है टेरेस्ट्रियल के अंदर, ठीक है, जमीन पर रहता है, कोई पानी के अंदर रहता है। अगर वो पानी के अंदर रहेगा तो उसके अंदर उसका जो रूपरेखा वो अलग रहेगी, और वो जमीन पर आ जाएगा तो उसकी रूपरेखा अलग होगी। तो ये प्लास्टिसिटी है, मतलब उसकी पत्तियों का शेप अलग हो जाएगा। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनका बचपन में उनकी पत्तियों का शेप अलग होता है, और जब वो बड़े हो जाते हैं वो प्लांट, तब उनकी पत्तियों का शेप अलग हो जाता है। तो वो देख लेते हैं। अब ये इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोफिली बोलते हैं। हेट्रोफिली इसका एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, मतलब उसकी जो पत्ती है ना, जो पत्तियां हैं उनकी शेप अलग अलग हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, हेट्रोफिली बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं विषमपर्णी। क्या बोलते हैं, विषमपर्णी। अब देखो भैया इसके अंदर क्या है, एक एनवायरमेंट की वजह से चेंज किसके अंदर आता है, बटरकप। बटरकप ये एग्जांपल आपको याद रखना है कि भैया एनवायरमेंट वातावरण की वजह से चेंजेस किस, ये प्लास्टिसिटी वाले जो है वो चेंजेस किसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे, हेट्रोफिली जो है वो किसके अंदर देखने के लिए मिलेगी, बटरकप के अंदर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ये बटरकप जो है इसको आप देखो, अगर ये टेरेस्ट्रियल के अंदर जमीन पर देखो इसकी पत्तियां ऐसी हैं और वाटर के अंदर इसकी पत्तियां ऐसी हैं, तो ये क्या कौन है, बटरकप है। ये कौन है, बटरकप है। इसकी देखो वाटर के अंदर पत्तियां ऐसी, जमीन के अंदर पत्तियां ऐसी। फेजेस ऑफ लाइफ, अब एक है जीवन के अंदर कौन कौन से फेज है, मतलब बचपन के अंदर अलग उनकी पत्तियां होंगी और जब वो बड़े हो जाएंगे तब उनके अंदर अलग पत्तियां होंगी। तो इसके एग्जांपल क्या है, कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पुर। ये आपको एग्जांपल याद रखना है, कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पुर। ठीक है, इसके अंदर जुवेनाइल फेज है, ठीक है, इसके अंदर पत्तियां ऐसी हैं, और अडल्ट के अंदर क्या है, ऐसी हैं। ये धनिया, आपका धनिया, कॉटन, वो सारे हैं ये आपके। ठीक है, फिर आगे चलो जी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर। यहां से क्वेश्चन आता है और गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो पीजीआर जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, पादप वृद्धि नियामक। ठीक है, पहला कौन सा, ऑक्सिन। ऑक्सिन सबसे पहले देखो, ऑक्सिन जो है वो आया कहां से, डिराइव कहां से हुआ, तो भैया ये डिराइव कहां से हुआ, ट्रिप्टोफैन से। ट्रिप्टोफैन जो है वहां से ऑक्सिन जो है वो डिराइव किया गया। ठीक है, और डिस्कवर किसने किया इसको, ऑक्सिन को डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, और उनके बच्चा था एक फ्रांसिस डार्विन। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर क्या इसकी डिस्कवरी की, मतलब इन्होंने पता लगा, सीधी सी बात ये। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसमें देखा, एक कैनरी ग्रास है, कैनरी ग्रास के अंदर कोलियोप्टाइल के अंदर इन्होंने देखा। ठीक है, अभी कोलियोप्टाइल क्या होता है, कोलियोप्टाइल भैया बोलते हैं प्रांकुर चोल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, प्रांकुर चोल को। फिफ्थ क्लास का जो आपने, फिफ्थ क्लास नहीं, फिफ्थ चैप्टर का अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता प्रांकुर चोल क्या होता है। ठीक है, जिसके अंदर प्रांकुर को जो ढक के रखता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रांकुर चोल कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय ग्रास जो है उसके कोलियोप्टाइल के अंदर इन्होंने देखा, क्या देखा, ये देखो भैया ये क्या है, ग्रास है, ये क्या है, घास है। ठीक है, अब इसने क्या किया, यहां से ऊपर क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है। अब जिस डायरेक्शन से सनलाइट आ रही है ना, जिस दिशा से सनलाइट आ रही है उसके उल्टी दिशा के अंदर, ठीक है, क्या है, ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना, कि जिस तरीके से, जिस तरफ से, जिस दिशा से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, सूरज की किरणें आ रही हैं, उसकी जस्ट उल्टी साइड में क्या होगी, ऑक्सीजन जो है वो बनने लग जाएगा। देखो इस साइड से क्या आ रही है, आपकी क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो इस साइड में क्या हुआ, ऑक्सीजन बनने लग गया, उसके उल्टी दिशा में क्या होगा, ऑक्सीजन बनेगा। अब उल्टी दिशा में देखो ये है, ये प्लांट था, ऐसे यहां से सनलाइट आई, यहां से आई सनलाइट, तो इसकी ये उल्टी दिशा हुई, इस साइड से आई, तो इस साइड में क्या होगा, ऑक्सीजन बनने लगेगा। ऑक्सीजन बनेगा तो क्या होगा, सेल्स जो है वो डिवाइड करने लग जाएंगी, सेल्स बढ़ेंगी तो क्या होगा, यहां पर बोझ बढ़ेगा, इस साइड में क्या हो जाएगा, इसका वजन बढ़ जाएगा, तो वजन बढ़ जाएगा, जो है प्लांट है उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे झुकना पड़ेगा, ऐसे झुकना पड़ेगा। किसकी तरफ झुकेगा, सूरज की तरफ झुकेगा, तो सनलाइट की तरफ वो झुकने लग जाएगा। अब बात करें, एक साइंटिस्ट है एफडब्ल्यू वेंट। एफडब्ल्यू वेंट डिस्कवरी किसने की, अब मैंने आपको बता दिया, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने। लेकिन एफडब्ल्यू वेंट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को आइसोलेट किया, बाहर निकाला। ऑक्सीजन को कहां से बाहर निकाला, कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, जो ओट की जो सीडलिंग है, ठीक है, उससे, उसका जो प्रांकुर चोल है, ओट सीडलिंग का, ओट का जो बीज है उसके मतलब ओट जो है उसको अपन ने बोया, अब उससे सीडलिंग निकली, मतलब बाहर ऊपर थोड़ा सा निकला पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा वो प्लांट बनने लगा। अब उसका जो कोलियोप्टाइल था, उसका जो प्रांकुर चोल था, ठीक है, उससे आइसोलेट किया, ऑक्सीजन आइसोलेट किया, किसने, एफडब्ल्यू वेंट ने, आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, सबसे पहले ऑक्सीजन को कहां से आइसोलेट किया गया, ह्यूमन यूरिन से। ठीक है, ह्यूमन का जो यूरिन है उससे सबसे पहले आइसोलेट किया गया था। और प्लांट के अंदर किसने सबसे पहले आइसोलेट किया था, एफडब्ल्यू वेंट ने किया था। और कहां से किया था, कोलियोप्टाइल ऑफ सीडलिंग, प्रांकुर चोल किसका, ओट का प्रांकुर चोल। अब बात करें फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कार्य क्या क्या है वो देख लो।
लो भैया, सेल डिवीजन का काम करता है, ये फ्लावरिंग में हेल्प करता है, ठीक है, नया नया फूल आएंगे तो उसके अंदर कौन चाहिएगा आपको, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। रूटिंग के अंदर हेल्प करता है। रूटिंग कैसे, आपने किसी प्लांट की डाली आपने काटी, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे जो मुलबेरी है, जो सहतूत जो है, उसके अपने डाली काट ली, ठीक है, डाली काट के उसको अपन लगाएंगे जमीन के अंदर, उसको दबा देंगे तो वो डाली जो है वो भी नया पेड़ बना लेगी। डाली से नया पेड़ बन जाता है। कैसे बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जड़ें आ जाती हैं, उस डाली के अंदर भी जड़ें आ जाती है। किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है, नई रूट्स बनाने में हेल्प करता है, नई जड़ें बनाने में हेल्प करता है, तो ये रूटिंग के अंदर भी हेल्प करता है। दूसरा क्या है, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस के अंदर हेल्प करता है। अब आप बोलोगे भैया एपिकल डोमिनेंस क्या होता है। अब कोई प्लांट की हाइट बढ़ रही है, साइड से वो फैल नहीं रहा है, कोई प्लांट साइड से नहीं फैलता, वो सिर्फ ऊपर लंबा होता जा रहा है, ठीक है, मतलब क्या, उसके अंदर ऑक्सीजन है वो ज्यादा है, ये इसे क्या बोलते हैं, एपिकल डोमिनेंस। मतलब उसके यहां पर ऐसे प्लांट है आपका, ऐसे प्लांट है, यहां पर उसकी ऊपर जो टिप है उस पर क्या है, ऑक्सीजन है, उस पर क्या है, ऑक्सीजन है, तो वो क्या, प्लांट की जो हाइट है वो बढ़ती रहेगी, वो साइड में फैलेगा नहीं। आपने देखे होंगे बहुत सारे प्लांट ऐसे, ठीक है। एक है पार्थेनोकार्पी, जो कुछ फ्रूट बनते हैं पार्थेनोकार्पी वाले, ठीक है। और क्या है, जाइलम, और जाइलम डिफरेंशिएशन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें नेचुरल ऑक्सीजन की। नेचुरल ऑक्सीजन कौन कौन से हैं, इसके अंदर IAA है, इंडोल एसिटिक एसिड, और IBA इंडोल ब्यूटेराइक एसिड, ठीक है। और इसके अंदर सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन से है, नेचुरल ऑक्सीजन आपको पता लगा कि जो नेचर से मिलेगा वो नेचुरल है, सिंथेटिक जो मतलब अपन जो इंसान बनाएगा वो सिंथेटिक है। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन सा है, NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड, और 2,4-D, ये वाला एग्जांपल बहुत बार आ चुका है, 2,4-D। तो 2,4-D क्या है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, ठीक है। तो ये क्या सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है। फिर बात करें जिब्रेलिन्स की, तो दूसरा PGR क्या है, जिब्रेलिन है। तो जिब्रेलिन को डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर किया ई कुरोसावा जो है साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया 1928 के अंदर, 1928 के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया। और एक डिजीज हुई थी बेकाने डिजीज, इसको फुलिश शिडलिंग डिजीज भी कहा गया, ठीक है, बेकाने या फिर फुलिश शिडलिंग डिजीज। ये किसके अंदर हुई, राइस शिडलिंग के अंदर देखी गई एक डिजीज हुई थी, एक बीमारी हुई थी, बेकाने डिजीज, ठीक है। इसको सिडलिंग डिजीज भी कहा गया, फुली सिडलिंग डिजीज कहा गया। और किसके अंदर देखी गई है, राइस की सिडलिंग के अंदर देखी गई। राइस का जो बीज है उसको बोया, उसमें बाहर से जो छोटा सा निकलता है उसी को सिडलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो राइस की जो सीडलिंग थी उसके अंदर ये देखी गई। और कौन सी फंगस की वजह से ये बेकाने डिजीज हुई थी, ये हुई थी जिब्रेला फुजीकोराई, ठीक है। जिब्रेला फुजीकोराई से ये क्या हुई थी, ये फंगस है, और इसकी वजह से क्या हुई थी, बेकाने या फिर फुल सीडलिंग डिजीज हुई थी, ठीक है। इसके अंदर एक्टिव सब्सटेंस कौन होता, इसके अंदर एक्टिव सब्सटेंस कौन था, जिब्रेलिक एसिड देखा गया। ये डिजीज हुई किसकी वजह से हुई, बता दिया मैंने आपको, जिब्रेला फुजीकोराई की वजह से हुई। किसके अंदर हुई, राइस सीडलिंग के अंदर देखी गई। अब ये हुई किसकी वजह से मैंने आपको बता दिया, लेकिन हुई क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या थी, जिब्रेलिक एसिड देखी गई। कौन सी एसिड, जिब्रेलिक एसिड देखी गई थी इसके अंदर, ठीक है। अब देयर आर मोर देन 100 जिब्रेलिन्स, 100 से ज्यादा जिब्रेलिन्स हैं किसके अंदर, फंजाई और प्लांट्स के अंदर 100 से ज्यादा क्या होते हैं, जिब्रेलिन होते हैं। जैसे GA1 है, GA2, GA3, GA4, GA5 ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो GA3 है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो GA3 जो जिब्रेलिक एसिड है वो क्या है, जिब्रेलिक एसिड है। बहुत सारे जिब्रेलिन्स हैं, बहुत सारे जिब्रेलिन्स हैं, ठीक है। 100 से ज्यादा जिब्रेलिन्स है प्लांट और फंजाई के अंदर। लेकिन जो GA3 है ना, जो GA3 है वही क्या है, जिब्रेलिक एसिड है। अब इसके फंक्शन की बात कर लूं तो फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन इन सब एपिकल मेरिस्टम, सेल डिवीजन का काम करना है। और क्या, स्टेम और लीफ एक्सपांशन, स्टेम की जो मोटाई है, जो तना है उसकी मोटाई, और जो पत्तियां हैं उनकी चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है कौन, जिब्रेलिन। स्टेम की मोटाई और पत्तियों की चौड़ाई, ठीक है। फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट का डेवलपमेंट करना, फ्रूट जो है वो मतलब फ्रूट तो बन गया लेकिन उसको डेवलप करना, ठीक है, उसके फ्रूट को अच्छा बनाना, ठीक है। फ्लावरिंग, मतलब जो फ्लावर देने फूल आएंगे उसमें हेल्प करना। और क्या है, प्रिवेंट डोरमेंसी एंड सिनेसेंस, ये आपको लाइन याद होनी चाहिए कि भैया ये डोरमेंसी और सिनेसेंस को रोकते हैं, मतलब बुढ़ापे को रोकते हैं। सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। कोई बीज अपन ने लगाया तो उसको उगने में ये मदद करेंगे, ठीक है। अब जिब्रेलिन विद फंक्शन विद एग्जांपल, अब जिब्रेलिन के कुछ कार्य देख लो, एग्जांपल के साथ में कुछ कार्य हैं वो देख लो। शुगर केन सब जानते हो गन्ना होता है, स्प्रे ऑफ जिब्रेलिन इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेम, ठीक है। अगर अपन शुगर केन जो गन्ना है उस पर क्या कर देंगे, अपन जिब्रेलिन का स्प्रे कर देंगे, जिब्रेलिन का स्प्रे कर देंगे तो क्या होगा, उस जो गन्ना है उसकी जो लेंथ है ना स्टेम की, जो उसका जो गन्ना क्या होता है कि तना ही तो तना की लकड़ी सी होती है, अब उसकी क्या हो जाएगी, स्टेम जो है ना उसका जो तना है उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, अपन को शुगर जो है वो ज्यादा मिलेगी, क्योंकि
लंबाई बढ़ गई तो उसके अंदर शुगर थी तो शुगर भी ज्यादा बढ़ेगी, तो इससे क्या हो जाएगा, अपनी जो है प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा। कोनिफर्स के अंदर क्या करेंगे, अगर अपन स्प्रे कर देंगे जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल जो कोनिफर्स जो बच्चे हैं कोनिफर्स उनके अंदर अगर अपन स्प्रे कर देंगे इसका जिब्रेलिन का अगर स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, अर्ली सीड प्रोडक्शन होगा, वो जल्दी मेच्योर हो जाएंगे और अपन को जो प्रोडक्शन है वो जल्दी अपन को मिल जाएगा। अब बात करें बीट और कैबेज के अंदर, गोभी आपकी गोभी और जो चुकंदर है उसके अंदर क्या होता है, प्रमोट बोल्टिंग, बोल्टिंग को ये प्रमोट करते हैं और रोजिटी हैबिट को ये प्रमोट करते हैं। अब बात करेंगे इसके साइटोकाइनिन की बात करेंगे। साइटोकाइनिन तीसरा जो क्या है साइटोकाइनिन, ये डिस्कवर किसने किया, एफ स्कूग और इसके साथ काम करने वाले लोग थे, एक साइंटिस्ट था एफ स्कूग, उसने ये किसको डिस्कवर किया, साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया और उसके साथ में उसका काम करने वाले और भी लोग थे, उन्होंने मदद करी इसमें। ठीक है, किसमें डिस्कवर किया, टोबैको केलस, टोबैको का केलस, ठीक है, टोबैको प्लांट है उसके अंदर केलस क्या होता है, केलस क्या होता है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, वो सेल्स वो कोशिकाएं, डिफरेंशिएशन आप सब जानते हो कि विभेदन, ठीक है, वो कोशिकाएं जिन्होंने विभेदन नहीं किया है, जिन्होंने विभेदन नहीं किया है और वो बहुत सारी एक ही जगह पर इकट्ठी हो गई, बहुत सारी कोशिकाएं एक जगह पर इकट्ठी हो गई और उन्होंने विभेदन नहीं किया, ठीक है, वो कोशिकाएं एक जगह इकट्ठी हो गई, उसको क्या कहा गया, केलस कहा गया, केलस कहा गया। ऐसी सेल्स कहां देखी, टोबैको के अंदर देखी, ठीक है, ये डिवाइड करेंगे सिर्फ ऑक्सिन के साथ में, ठीक है, ऑक्सिन और प्लस ये अपन ये साथ में डालेंगे ना, ऑक्सिन तो चाहिए डिवाइड करने के लिए, मैंने आपको बताया कि डिवीजन के लिए ऑक्सिन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में कौन चाहिए, साथ में इनको कौन चाहिएगा, कोकोनट मिल्क या फिर डीएनए यीस्ट का एक्सट्रैक्ट या फिर वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, ये सारी चीजें भी इनको चाहिए। अगर इनमें से एक भी दे देंगे ना ऑक्सिजन के साथ में मिलाकर तो जो है वो सेल्स जो है वो डिवाइड करने लग जाएंगी। ठीक है, अब एक मिलर था, एक साइंटिस्ट था मिलर, 1955 की बात है, एक मिलर साइंटिस्ट आया, उसने क्या बताया कि भैया साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग सब्सटेंस बताए कि कुछ सब्सटेंस हैं जो साइटोकाइनेसिस क्या होता है, सेल डिवीजन, ठीक है, अपन ने पढ़ लिया कहां, सेल डिवीजन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं कि भैया साइटोकाइनेसिस मतलब दो सेल्स को आपस में बीच में डिवाइड करना ही क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। तो काइनेसिस का मतलब डिवीजन, साइटो का मतलब सेल, तो सेल का डिवीजन साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करने वाले कुछ सब्सटेंस है, कौन सा बताया इन्होंने, काइटिन बताया। कौन सा साइंटिस्ट ने बताया था, मिलर ने यह बताया था। काइटिन क्या होता है, काइटिन आता कहां से, फ्रॉम हेरिंग स्पर्म डीएनए। हेरिंग क्या है, एक मछली है, हेरिंग क्या होती है, एक मछली होती है और उसके स्पर्म का जो डीएनए है उससे क्या निकाला गया, काइटिन निकाला गया, काइटिन निकाला गया। और ये जो काइटिन है ना, ये जो काइटिन है किसमें मदद करता है, साइटोकाइनेसिस में मदद करता है। ठीक है, अब एक सब्सटेंस है जिएटिन, एक सब्सटेंस है जिएटिन। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना, काइनेटिन और जिएटिन में कंफ्यूज मत होना। काइनेटिन कहां से निकाला गया अपन ने, हियरिंग जो मछली है उसके स्पर्म का जो डीएनए है उस वहां से अपन ने निकाला। तो ये क्या है, प्लांट के अंदर नेचुरली नहीं था, अपन कहां से लेके, मछली के स्पर्म के डीएनए से अपन लेके आए। ठीक है, लेकिन एक सब्सटेंस है जिएटिन, उसका भी काम क्या है, उसका भी ऐसे ही हाव भाव थे कि उसका काम भी क्या है, उसका काम भी क्या है, साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करना ही उसका काम था कि सेल डिवीजन को वो प्रमोट कर देगा। तो उसका नाम क्या है, जिएटिन। ये आपको वर्ड ध्यान होना चाहिए, जिएटिन। जिएटिन क्या है, नेचुरल है। जिएटिन क्या है, नेचुरली मिलता है। कहां मिलेगा, कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क के अंदर। कॉर्न कर्नल्स और जो कोकोनट का जो मिल्क है उसके अंदर अपन को क्या मिलता है, जिएटिन मिलता है। और इसके क्या है, नेचुरल क्या करता है, साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करता है और ये क्या नेचुरल है, क्या है, नेचुरल है। अब फंक्शन की बात कर ले, साइटोकाइनिन है इसके फंक्शन की बात कर ले तो क्या क्या फंक्शन है, सेल डिवीजन इन शूट पार्ट। जो शूट का जो पार्ट है ना, जो आपको जमीन से ऊपर दिख रहा है, जमीन कोई प्लांट है और उसके अंदर जमीन से ऊपर आपको जो भी दिख रहा है वो क्या शूट है, वो क्या है, शूट है। तो शूट का जो पार्ट है ना उसके अंदर जो सेल डिवीजन है, सेल्स का विभाजन है, वो कौन प्रमोट करता है, आपका साइटोकाइनिन। तो शूट बर्ड्स के अंदर क्या हुआ, डिवीजन हुआ, तो किसकी वजह से, साइटोकाइनिन। लीव्स के अंदर पत्तियां क्या है, आपको जमीन से ऊपर दिख रही हैं, तो इसके अंदर भी लेटरल शूट्स मतलब साइड में जो पौधा है वो साइड में से फैल रहा है, तो किसकी वजह से, साइटोकाइनिन। ठीक है, फ्रूट्स बन रहे हैं, साइटोकाइनिन, शूट से ऊपर आपको जमीन से ऊपर दिख रहा है फ्रूट भी। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो कहां होता है, लीव्स के अंदर। ठीक है जी, तो ये भी आपको जमीन से ऊपर दिख रहा है। एडवेंटिशियस शूट क्या है, ये भी आपको जमीन से ऊपर दिखेगी, तो इसके अंदर भी क्या है, आपको कौन हेल्प करता है, साइटोकाइनिन हेल्प करता है। अब लीफ सिनेसेंस को भी कौन प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बात करेंगे एबीए, एब्सिसिक एसिड की फिर बात करते हैं, एबीए। ठीक है, ये डिस्कवरी किसने की, डिस्कवरी कब हुई इसकी, मिड 1960s में इसकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, क्या हुआ, उस टाइम पर 3 रिसर्च हुई थी, मिड 1960s की बात है। उस टाइम पर 3 रिसर्च चल रही थी, अलग अलग रिसर्च चल रही थी, 3 रिसर्च चली। ठीक है, उसके अंदर एक मिला उनको, एक रिसर्च में मिला इनहिबिटर बी मिला। ठीक है, एक रिसर्च में क्या मिला, इनहिबिटर मिला, बी मिला। और दूसरे जो रिसर्च थी उसके अंदर क्या मिला, एब्सिसिक सेकंड मिला। 3 रिसर्च चल रही थी, अलग अलग ही चल रही थी। एक के अंदर उनको इनहिबिटर बी मिला, एक के अंदर एब्सिसिन सेकंड मिला और तीसरी के अंदर क्या मिला, डोरमिन मिला।
लेकिन बात क्या हुई कि ये तीनों की प्रॉपर्टी सेम थी, नाम अलग अलग थे, इनके नाम उन्होंने अलग अलग दे दिए, इनहिबिटर भी, डोपामिन, ठीक है, नाम अलग अलग, लेकिन प्रॉपर्टी उनकी सेम ही थी। किसकी प्रॉपर्टी थी उनके अंदर? एबीए की प्रॉपर्टी थी, सेम फंक्शन था, तो क्या एब्सिसिक एसिड इनको नाम दे दिया गया। ठीक है, अब इनके फंक्शन की बात करें, क्या फंक्शन है? क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को बंद करने का काम है। ठीक है, और इनहिबिट शूट ग्रोथ, जो शूट की जो ग्रोथ है ना, जमीन से ऊपर जितनी भी आपको दिख रहा है शूट है, ठीक है, उसकी ग्रोथ को रोकने का काम कौन करता है? एबीए जो है वो रोकने का काम करता है। इनहिबिट इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन, अब जिब्रेलिन अपन ने पढ़ लिया, जिब्रेलिन के जितने भी कार्य है ना, जितने भी कार्य हैं उनको रोकने का काम कौन करेगा? एबीए जो है वो उनको रोकता है। जिब्रेलिन के जितने भी इफेक्ट है उन सबको रोकने का काम एबीए करता है, और डोरमेंसी क्या करता है? प्रमोट करता है। ठीक है जी, चलो जी, फिर बात करेंगे इथाइलिन की। इथाइलिन क्या है? रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपन्ड ऑरेंजेस। आपने देखा होगा, सबने देखा होगा, बचपन में किया भी होगा, आपने जब भी संतरा खाते हो, जो भी ऑरेंज खाते हो, तो उस टाइम पे क्या करते हो? जो छिलका है, उसका छिलका उसको जैसे दबाओगे तो उससे क्या निकलता है? एक लिक्विड पार्ट निकलता है, एक स्प्रे सा निकलता है। ठीक है, और वो आंखों में डालते तो क्या आंसू आते हैं। ठीक है, तो वही क्या इथाइलिन है, वही क्या है? इथाइलिन है। रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस, जो वोलेटाइल सब्सटेंस निकलता है राइपन्ड ऑरेंजेस से, वही क्या? इथाइलिन है। राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड ऑरेंज, अनराइपेंड बनाना, अगर उस पर आप किस में डाल दोगे, जो आपके जो केले हैं जो प्लांट से तोड़ोगे तो वो हरे हरे होते हैं, अब उनको पकाना पड़ेगा। पकते वो किससे? इथाइलिन का अपन स्प्रे करेंगे उन केलों पर, तो क्या होगा? वो पक जाएंगे, वो बनाना जो है वो पक जाएंगे। फंक्शन ऑफ इथाइलिन की बात करें तो ये लेटरल ग्रोथ, जो प्लांट है उसकी साइड में चौड़ाई बढ़ाने में काम करते हैं, ये साइड में फैलाने में काम करते हैं। स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एक्सिस को जो है मोटा करने में काम करते हैं। और क्या? फ्लावरिंग, फ्लावरिंग में हेल्प करेंगे। और भैया फ्रूट मैच्योरेशन, जो फ्रूट है उसको मैच्योर करने में हेल्प करते हैं। और फीमेलनेस बढ़ाते हैं। क्या है? फीमेलनेस बढ़ाते हैं। किसके अंदर? कुकुम्बर के अंदर, ककड़ी के अंदर फीमेलनेस बढ़ा देते हैं। अब ये जो टेबल दे रखी है ये क्या है? जितने भी आपके हार्मोन अपने पढ़े हैं, अभी पीजीआर जो पढ़े हैं वो दे रखे हैं इस साइड में, और इस साइड में उनके फंक्शन दे रखे हैं। तो लास्ट टाइम जब आप जाओगे तो इनको रिवाइज करके चले जाना, इस टेबल को, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, मेन फंक्शन सारे मैंने इसमें लिख रखे हैं। फिर बात करें एब्सिशन और जो सीनेसेंस है, एब्सिशन और जो सीनेसेंस है, ठीक है, इनहिबिट बाय प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है ना, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है वो तो क्या करते हैं? इसको इनहिबिट करते हैं। मतलब एब्सिशन और जो सीनेसेंस है ये अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या करते हैं? इनको इनहिबिट करते हैं, इनको रोकते हैं, बुढ़ापे को रोकते हैं। और प्रमोट कौन करता है? जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं ना, जैसे एब्सिसिक एसिड है, जो एबी है ना, वो क्या करता है? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है, प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। तो वो क्या करता है? बुढ़ापे की तरफ लेके जाता है प्लांट को। ठीक है, चलो जी, फिर आगे बात करेंगे फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म का सीधा सा मतलब क्या? फ्लावरिंग से मतलब है। ठीक है, तो फ्लावरिंग के लिए अपन को क्या चाहिए? फ्लावरिंग के लिए कोई टाइम पीरियड चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? फोटोपीरियोडिज्म बोलते हैं। मतलब क्या इसका? देखो अभी देखो, प्लांट को फ्लावर करना है ना, प्लांट को फ्लावर करना है तो उसको सिर्फ ऐसा नहीं चाहिए कि सूरज की किरणें चाहिए, उसको सिर्फ दिन नहीं चाहिए, उसको रात की जरूरत भी पड़ती है। ठीक है, अगर कोई भी प्लांट है, ठीक है, उसको आप अगर धूप के अंदर रखोगे पूरे दिन, अगर दिन ही हो जाएगा तो वो प्लांट कभी फ्लावर ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, कैसे? अब इसकी अपन बात करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? फोटोपीरियोडिज्म बोलते हैं। अब हर प्लांट का ये अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ प्लांट को ज्यादा दिन चाहिए, कुछ प्लांट को ज्यादा रात चाहिए। ठीक है, तो किसके अंदर क्या है वो देख लो भैया। अगर एक क्रिटिकल टाइम होता है, हर प्लांट का एक क्रिटिकल टाइम होता है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा लाइट उसको चाहिए, ठीक है, एक क्रिटिकल टाइम है, एक क्रिटिकल टाइम मान लो 5 घंटे का एक क्रिटिकल टाइम है। अगर उससे ज्यादा किसी प्लांट को लाइट चाहिए, उससे ज्यादा किसी प्लांट को लाइट चाहिए, 5 घंटे से ज्यादा अगर किसी प्लांट को लाइट चाहिए, किसके लिए? फ्लावरिंग करने के लिए। किसी प्लांट को फूल आने के लिए 5 घंटे से ज्यादा टाइम अगर चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? लॉन्ग डे प्लांट हो जाएगा। वो क्या बोलेंगे? उसको लॉन्ग डे प्लांट बोलेंगे। ठीक है, 5 घंटा अपन एग्जांपल के लिए। अगर किसी प्लांट को क्रिटिकल टाइम से कम लाइट चाहिए, मतलब 5 घंटे अगर मैंने क्रिटिकल टाइम ले लिया, उससे भी कम लाइट उसको चाहिए, ठीक है, उसको फ्लावर लाने के लिए उससे भी कम लाइट चाहिए, तो क्या बोलेंगे? उसको शॉर्ट डे प्लांट बोलेंगे। ठीक है, अब कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको लाइट से कोई मतलब नहीं है, लाइट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लाइट रहो मत रहो, ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है, तो उनको क्या बोलेंगे? डे न्यूट्रल प्लांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डे न्यूट्रल प्लांट कहा जाएगा। लीव्स के अंदर एक, अब आप बोलोगे भैया ये लाइट का क्या मतलब है? इसके अंदर फ्लावर के अंदर लाइट कैसे हेल्प कर सकती है? तो मैंने कहा आपको कि भाई लीव्स जो होती है ना, पत्तियां जो होती है, वहां पर लाइट पड़ती है, वहां पर लाइट पड़ेगी। जो आपकी जो सनलाइट है, जो सूरज की किरणें वो कहां पड़ेंगी? जो पेड़ है उसकी जो पौधा है उसकी पत्तियों पर पड़ेंगी, पत्तियों पर पड़ेगी। तो पत्तियों के अंदर क्या होगा? जैसे लाइट पड़ी तो वहां पर एक हार्मोन बनता है, एक हार्मोन बनेगा उन लीव्स के अंदर, और वो हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है,
अब आप बोलोगे, मतलब मैंने आपको बताया कि भैया जो सूरज की किरणें उससे क्या है फ्लावर में हेल्प करती हैं, तो आपने सोचोगे कि हाँ यार लाइट का क्या मतलब है फ्लावर के अंदर। तो पत्तियों के अंदर एक हार्मोन बनता है, जैसे लाइट पड़ेगी तो पत्तियों के अंदर हार्मोन बनेगा। हार्मोन से क्या होगा, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है फ्लावरिंग के लिए। अब बात करेंगे वर्नलाइजेशन की। वर्नलाइजेशन क्या है, लो टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको कम टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर उनको कम चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए। कम टेम्परेचर रहेगा तो ही फूल देंगे, वरना उनको वो फूल ही नहीं दे पाएंगे। तो क्या है, क्वालिटेटिवली अगर उनको उनकी फूलों की क्वालिटी अगर आपको अच्छी चाहिए तो कम लाइट देनी होगी। अगर उनकी फूलों अगर उनको फूल आपको ज्यादा चाहिए, क्वांटिटी उनको ज्यादा चाहिए, तो भी आपको कम लाइट रखनी पड़ेगी। ऐसे प्लांट, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन इसको कहा जाता है, वसंतीकरण इसको कहा जाता है। ठीक है, देखो वापस समझो कि भैया कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको कम टेम्परेचर चाहिए, तापमान जो है वो कम चाहिए, किसके लिए, फ्लावरिंग के लिए। मतलब कुछ ऐसे प्लांट ऐसे हैं जो फ्लावर तो कर देंगे, ठीक है, आग में धूप रख दी, तापमान ज्यादा कर दिया, तो भी कुछ प्लांट ऐसे वो फ्लावर तो कर देंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी खराब आएगी, फूलों की क्वालिटी खराब आएगी। या फिर ऐसा होगा कि जहां पर वो 100 एक जो प्लांट है वो 100 फूल लगा आ सकते थे उसके, तो वहां पर उसके 2 ही फूल आए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर कुछ विंटर वेराइटी जैसे वीट हो गया, आपका बारले हो गया, राई हो गया, तो ये सारे कब उगते हैं, आपके अभी जो फसल चल रही है इसके अंदर ही उगाया जाता है। तो सर्दियों के अंदर ये आपके गेहूं वगैरह उगाए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ प्लांट होते हैं बाइनियल प्लांट। बाइनियल प्लांट कौन से होते हैं, जो मतलब 2 साल का, जिनका लाइफ साइकिल जो है वो 2 साल का होता है, मतलब 2 साल तक वो चलेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से इसके अंदर, सुगर बीट, कैबेज और जो कैरेट है, ये 2 साल तक चलते हैं, बाइनियल प्लांट है। इनके अंदर भी वर्नलाइजेशन जो है वो देखने के लिए मिलता है। अब एक जो टर्म आती है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या होती है वो देख लो भैया। सीड डोरमेंसी ये होती है कि सीड फेल्स टू जर्मिनेट इवन एक्सटर्नल कंडीशन फेवरेबल। मतलब आपने बोया, आपने अपना खेत बो दिया या फिर कोई बीज लगाया आपने, तो क्या हुआ, आपको खाद भी डाल रहे हो टाइम पर, उसमें पानी भी डाल रहे हो, लेकिन क्या हुआ, जो बीज है उसमें से कुछ निकला ही नहीं, उसमें से कुछ निकला ही नहीं, वो जो बीज है वो क्या है, उससे प्लांट निकला ही नहीं, वो बीज वैसा का वैसा ही रह गया। रीजन क्या है इसकी वजह से, रीजन क्या है कि आपने बीज लगाया और उसके अंदर खाद भी टाइम से, सब कुछ टाइम से कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो उगा नहीं। क्यों नहीं उगा, क्योंकि वो सीड डोरमेंसी की वजह से नहीं उगा। क्या कारण है उसके, कारण देख लो भैया। रीजन ये है कि हार्ड सीड कोट हो सकता है उसका, वो जो आपने बीज डाला है उसका जो सीड कोट है, जो बाहर का जो आवरण है वो इतना कठोर है कि वो बाहर के कांटेक्ट में नहीं पाया, उसको मिनरल्स, उसको पानी वानी कुछ मिल ही नहीं पा रहा, वो अंदर से तोड़ ही नहीं पा रहा उस आवरण को, तो क्या है, उगेगा ही नहीं, बाहर निकलेगा ही नहीं। देखो अंदर क्या है, बीज है और ये बाहर उसका आवरण सीड कोट है। अब सीड कोट इतना हार्ड है, इतना कठोर है कि अंदर से माल मटेरियल बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स, कुछ केमिकल इनहिबिटर्स उसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से क्या है, वो क्या है, उग नहीं पा रहा, वो जो आपका जो बीज डाला आपने। कौन कौन से केमिकल इनहिबिटर हो सकते हैं, तो इसके अंदर एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पेरा एस्कॉर्बिक एसिड, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसकी वजह से वो क्या है, नहीं उग रहा वो आपका बीज जो है। अब देखो इसको ठीक करने के भी कुछ दे रखे हैं चीजें, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं अपन, उस बीज को कैसे वापस उगा सकते हैं। तो उस बीज को भैया क्या करो, आप कोई नाइफ लो और नाइफ से क्या लो, उसका जो बाहर का जो आवरण है वो जो सीड कोट है उसको क्या कर दो, ऐसे काट दो, अलग अलग ऐसे छोटे छोटे उसके अंदर छेद कर दो, ताकि वो क्या बाहर से उसको माल मटेरियल जो मिनरल्स वगैरह वो मिलते रहे और वो प्लांट है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप उसको, ये जो एब्सिसिक एसिड है, फिनोलिक एसिड है, इनको नष्ट करने वाली जो चीजें हैं उसके अंदर डाल, ताकि भी वो उग सकता है। तो ये सीड डोरमेंसी को खत्म करने के तरीके देखिए। इसी के साथ अपना चैप्टर होगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये अपना लास्ट चैप्टर था, किसका, अपने स्टार्ट नहीं किया, अभी लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करिए। तो भैया प्लांट फिजियोलॉजी का तो ये अपना चैप्टर खत्म हो गया। डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पर क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर नोट्स मिलते रहेंगे। 2 दिन बाद में नोट्स में अपलोड कर देता हूँ। और भैया क्या बोल रहा था कि हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप भी अगर बिना सब्सक्राइब करे हुए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इतने कर रखें, एक और कर लो, क्या ही जा रहा है, आपको गोली पैसे लग रहे हैं। ठीक है, और मैं बोल रहा था कि जैसा भी आपको लेक्चर लगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर से किया करो कि हाँ पसंद आया नहीं पसंद आया, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।